हिंदी कविता अपने नए मुकाम पर पहुंच रही है। कई लोगों ने सेलुलाइट के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से कविता को बाज़ार में भी उतार दिया है और वो इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रदर्शित भी कर रहे हैं कि वही कविता के सबसे बड़े अलंबरदार ध्वजावाहक हैं। लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैंने व्यक्तिगत अनुभव में देखा है कि बहुत से लोग काव्य की साधना कर रहे हैं और कविता के जो मूल्य हैं उनकी को बचाते हुए निरंतर साधना कर रहे हैं। आंदोलनकारी काव्य मंच आज दिनांक 14 तारीख को महाप्राण निराला का जो जन्मदिन आने वाला है, वसंत पंचमी के दिन, उसी को संदर्भित करते हुए उन्हीं के द्वारा स्थापित मानकों के आधार पर कविता के मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए आज से कविता आज तक के नाम से एक अंक का शुभारंभ कर रहा है। इसमें मैं अपने देश प्रदेश के कवियों का आह्वान करूंगा कि वो कविता आज तक के माध्यम से अपनी बेलाग, बेलौस और बिना मिलावट के अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखें। और कविता का जो क्षरण हो रहा है, यद्यपि ये क्षरण शब्द कविता के लिए प्रयोग करना ठीक नहीं है, क्योंकि कविता तो कभी समाप्त नहीं होती, उसमें नई आँच हरदम रहती है। लेकिन फिर भी जो बाजारवाद है उसके प्रति मेरे मन में आक्रोश रहा है और जो साधक, साहित्यिक सर्जक है उनके प्रति सदैव आदर का भाव रहा है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक छोटी सी शुरुआत की जाए। आज के इस प्रथम अंक में लखनऊ महानगर की यथा नाम तथा गुण वाली प्रतिभावान कवियत्री आदरणीय श्रीमती प्रतिभा गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे कविता के विषय में उनकी क्या विचारधारा है और कविता को वो क्यों लिखती हैं, क्यों समझती हैं, क्या समझती हैं, कविता के कौन कौन से प्रयोग करना चाहती हैं, उनसे मैं एक बात करूंगा। प्रतिभा जी, कविता तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहला प्रश्न आपसे ये करूंगा कि आप कविता के क्षेत्र में ही क्यों आई? अगर आपके दिमाग में साहित्य की सेवा करना आपका उद्देश्य रहा है जी, तो आप गद्य में भी लिख सकती थी। कविता को आपने क्यों चुना? गद्य भी लिखती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं गद्य नहीं लिखती हूँ, पर आप जो कह रहे हैं कविता के क्षेत्र में, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती कि हमारा लगाव किसी से ज़्यादा होता है, किसी से कम होता है। तो बात कविता के लिए भी है कि बचपन से ही मुझे कविताएं बहुत आकर्षित करती रही हैं और बचपन में जब मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता था तो सीधे सीधे कभी मुझे याद ही नहीं होता था और मैं हर बात को लय में गुनगुनाना मुझे बहुत पसंद था। कई बार मुझे डांट भी पड़ी कि देखो ये तो गा गा के पढ़ती है। तो ये अपना एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए, इसलिए मुझे कविता बहुत पसंद है कि मैं एक मुक्तक से अपनी बात कहना चाहती हूँ कि कविता में क्यों लिखती हूँ। आपने ये बात भी रखी है कि मैं कहती हूँ कि समरसता के पुष्प खिलाना अच्छा लगता है, समरसता के पुष्प खिलाना अच्छा लगता है, आशाओं के दीप जलाना अच्छा लगता है, समरसता के पुष्प खिलाना अच्छा लगता है, आशाओं के दीप जलाना अच्छा लगता है। और संस्कृत और सभ्यता अपनी अद्भुत है प्रतिभा, संस्कृत और सभ्यता अपनी अद्भुत है प्रतिभा, जन जन तक सब इसको पहुंचाना अच्छा लगता है, जन जन तक इसको पहुंचाना अच्छा लगता है। अच्छा, तो इसका मतलब आप कविता को जन से जोड़ना चाहती हैं? जी बिल्कुल। कोई ऐसी उल्लेखनीय कविता जिसमें जन का स्वर मुखरित हुआ हो आपके अक्षरों में, आपके शब्दों में, उसकी भी एक छोटी सी बानगी?
जैसा कि मैंने ये देखा है कि हम किसी भी चीज़ के लिए सरकार को दोषी ठहराते हैं। बात किसी विशेष सरकार की नहीं करती, किसी भी सरकार हो, वो बहुत सी योजनाएं लाती है जो हम तक पहुंचती भी है, लेकिन लोग उसके बाद भी उस पर अमल नहीं करते या उसको अपनाने से कतराते हैं। उस पर मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी कि देखिएगा कि हर तरह की योजनाएं ला रही सरकार देखा, हर तरह की योजनाएं ला रही सरकार देखा, और मुफ्त में जो पा रहे उनको ही लाचार देखा। और पास जिनके है खजाना एक में संतुष्ट हैं पर, पास जिनके है खजाना एक में संतुष्ट हैं पर, भूख से व्याकुल घरों में है बड़ा परिवार देखा, भूख से व्याकुल घरों में है बड़ा परिवार देखा। वाह, तो कविता आपके लिए हथियार है। जी, मैं तो यही कहूँगी। इसमें आप कहाँ तक सफल हुई है? सफलता की बात किस तरह से मैं आपको बताऊं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कविता सुन के उसे नज़रअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग उसको अपना लेते हैं। तो मेरी कई रचनाएं ऐसी हैं जो सामाजिक सरोकार की हैं। जब मैं उसे पढ़ती हूँ तो लोगों में कुछ आशावादी भाव पनपते हैं जिसे वो आदर्श मानते हैं और उस पर चलते हैं। कविता के क्षेत्र में आपको प्रोत्साहन देने वाले 1-2 नाम? प्रोत्साहन की बात करूं तो मैंने सबसे पहले ही अपने घर में, जब मैं छोटी थी तो बड़ी बहन लिखती थी, बहुत ही अच्छी रचनाएं हुआ करती थी उनकी, जिसे पढ़कर सुनकर मेरा भी मन हुआ करता था कि मैं भी कुछ लिखूं। और मेरे पिताजी कविताओं के बहुत शौकीन थे, या मैं ये कहूँ कि वो पुस्तकों के बहुत शौकीन थे, उन्हें बहुत प्रेम था। तो तरह तरह की पुस्तकें लाती थी और जब उसमें रचनाएं पढ़ती थी तो ये लगता था कि हाँ मैं भी कुछ लिखूं। तो मैं सीधे सीधे ये बोलूँगी कि अपनी बड़ी बहन से मैं इंस्पायर हुई हूँ, उनसे मुझे प्रेरणा मिली है लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। तो कुछ प्रकाशिकी योजना भी है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं छंदबद्ध रचनाओं का सृजन करती हूँ और एक हिंदी में विधा है गीतिका, तो जल्द ही अभिलाषा अंतस की नाम की एक पुस्तक जो गीतिका संग्रह है शीघ्र प्रकाशित होने वाली है। उसमें सभी विषयों के आपको रचनाएं मिलेंगी जो समाज के लिए भी हितकारी होंगी। तो रामचरितमानस का पाठ आपने किया? रामचरितमानस का पाठ बिल्कुल, क्योंकि कविता का आधार कहाँ से आएगा? कविता हमारे रामचरितमानस तो एक ऐसा है कि जो हमारे ग्रंथ रहे हैं कहीं ना कहीं उनसे हमें शिक्षा मिलती है और वो हमें प्रेरित करते हैं लिखने के लिए। तो आज के लेखन से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। अपने लेखन नहीं, जो नहीं, मैं सभी की बात नहीं करती हूँ। लोग तो चुटकुले भी लिखते हैं, तो मैं चुटकुलों से प्रेरित नहीं हूँ। हाँ, चुटकुलों का क्या लेखन ऐसा होना चाहिए, हाँ, जो मनोरंजन भी करे, साथ में कुछ संदेश भी दे। सिर्फ निरर्थक काव्य लिखने से कोई मतलब नहीं है। तो आंदोलनकारी काव्य मंच, इस विषय में आप 1-2 गोष्ठियों में आई हैं जी, क्या सही दिशा में चल रहा है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आंदोलनकारी काव्य मंच से जुड़कर, और उसके संयोजक जो संजय मिश्रा जी हमारे सामने मुझसे वार्ता कर रहे हैं, बहुत ही सही दिशा में इस गोष्ठी का रुख रखते हैं और अधिकतर संदेशप्रद रचनाओं का पाठ होता है। इसमें आए हुए कवि बहुत ही सार्थक सृजन करते हैं और शायद मिश्र जी उनको इसीलिए आहूत करते हैं कि वो अपनी रचनाएं पढ़कर देश और दुनिया को एक संदेश दे सकें। बहुत बहुत आभार प्रतिभा जी आपका। मैं इस अंक के माध्यम से ही लखनऊ महानगर और उत्तर प्रदेश के सभी रचनाकारों से अनुरोध करूंगा कि आगामी अंकों हेतु अपने समय को सूचित करें, जिससे हम लोग उनके अनुभवों को और उनकी बातों को जन जन तक पहुंचा करके नए रूप में कविता एक विमर्श के रूप में प्रस्तुत कर सकें। आगामी अंकों का जो संचालन हमारी प्रतिभा जी करेंगी, मैं उनको कह रहा हूँ। आज जो हमारी परिचय की कवित्री हैं, अगली बार वो आपका साक्षात्कार भी ले सकती हैं। आप सबका सहयोग, समय
और परामर्श मिलेगा। जी। इसी भावना के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, सादर नमन।